प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसे 5 साल के मासूम बच्चे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपने भाई का हाथ थामे रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और कुछ ही पलों में जिंदगी उससे, उसका परिवार, उसका घर, उसकी माँ सब कुछ छीन लेती है। वो बच्चा न अपना नाम ठीक से बता पाता है और न ही अपने घर का रास्ता। वो तो बस एक भीड़ में खो जाता है। दिन बीतते हैं, साल गुजरते हैं और वक्त उस बच्चे को हजारों मील दूर ले जाता है और फिर 25 साल बाद वही बच्चा एक जवान आदमी बनकर अपनी माँ के दरवाजे पर खड़ा होता है। पर अब न वो चेहरा वही होता है, न जुबान वही। अब वो तो हिंदी भी भूल चुका था, अब वो अंग्रेजी बोल रहा था, वो भी ऑस्ट्रेलियाई लहजे में। दोस्तों, यह कोई फिल्म नहीं, ये सच्ची कहानी है सारू ब्रेयरली की। उस बेटे की जिसने बचपन में अपनी माँ को खो दिया, पर किस्मत ने 25 साल बाद उसे उसी माँ की गोद में वापस पहुंचा दिया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवा टीवी लाइव में। अगर आप भी इस माँ बेटे के चमत्कारी मिलन को महसूस करना चाहते हैं तो दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1987 में। मध्य प्रदेश के खंडवा इलाके में एक गरीब मुंशी परिवार रहता था। इस परिवार में कमला नाम की महिला थी जो मुंशी की पत्नी थी। उनके 3 बेटे थे, एक का नाम कल्लू, एक का नाम गुड्डू और सबसे छोटे बेटे का नाम सारू था। एक बहन थी जिसका नाम शकीला था। पिता पहले ही घर छोड़कर जा चुके थे, इसलिए माँ मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। गरीबी थी, लेकिन फिर भी जिंदगी किसी तरह चल रही थी। माँ का बेटा गुड्डू 9 साल का था और छोटा बेटा सारू सिर्फ 5 साल का। दोनों भाई अक्सर अपने घर के पास वाले रेलवे स्टेशन पर चले जाते थे, जहां वो ट्रेनों के नीचे गिरे सिक्के उठाते थे। कई बार तो ट्रेन के अंदर जाकर सीटों के नीचे गिरे पैसे भी ढूंढ लेते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुड्डू और सारू ट्रेन में चढ़ गए सिक्के खोजने के लिए। तभी ट्रेन चल पड़ी। गुड्डू बोला, चलो अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। दोनों पहले भी ऐसा कर चुके थे, इसलिए डर नहीं था। पर उस दिन सारू को नींद आ गई। सोने से पहले उसने अपने भाई से कहा, गुड्डू जब स्टेशन आए तो मुझे उठा देना। थोड़ी देर बाद जब सारू की आंख खुली तो ट्रेन तेजी से भाग रही थी और गुड्डू कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो घबराकर रोने लगा, लेकिन भाई की आवाज कहीं भी सुनाई नहीं दी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, सारू उतर गया। उसे लगा अब वो घर वापस जा सकता है। वो एक दूसरी ट्रेन में बैठ गया, लेकिन वो ट्रेन उसे और दूर ले गई। 2 दिन तक वो अलग अलग ट्रेनों में भटकता रहा, बिना खाए बिना पिए। रास्ते में मिलने वाले लोग उसे खाना दे देते थे। जब कोई उसका नाम और घर पूछता तो वो टूटी फूटी भाषा में बस इतना ही कहता, गुड्डू भाई। 2 दिन बाद जब ट्रेन रुकी तो उसे पता चला कि वो कोलकाता पहुंच चुका है। अब सोचिए, मध्य प्रदेश का ये 5 साल का बच्चा हजारों किलोमीटर दूर कोलकाता की भीड़ में अकेला था। वो स्टेशन पर घूमता, रोता, लोगों से खाना मांगता और हर पल यही उम्मीद करता कि उसका भाई गुड्डू उसे लेने जरूर आएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका इंतजार कभी भी खत्म नहीं होगा। एक दिन एक आदमी उसे देखता है और अपने साथ घर ले जाता है, खाना खिलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। लेकिन जल्द ही सारू को एहसास होता है कि वो आदमी ठीक नहीं है। मौका देखकर वो वहां से भाग जाता है। कुछ हफ्तों बाद उसे एक शरीफ इंसान मिलता है जो पूछता है, बेटा तुम रात में यहाँ क्यों भटक रहे हो? सारू रोते हुए कहता है, मुझे घर जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। वो शख्स उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस उससे पूछती है, तुम कहाँ रहते हो? सारू सिर्फ एक शब्द बोल पाता है, बरहानपुर। पुलिस को समझ नहीं आता कि यह कौन सी जगह है। आखिरकार वो उसे किशोर गृह यानी बाल गृह में भेज देते हैं। वहां सारू कई बच्चों को देखता है जो सब अपने घरों से बिछड़ चुके थे। वो रोज रोता रहता, अपने भाई गुड्डू का नाम पुकारता रहता। उसकी हालत देखकर वहां के अधिकारी उसे एडॉप्शन सेंटर भेज देते हैं ताकि कोई उसे गोद ले सके। कुछ समय बाद सारू की जिंदगी बदल जाती है। उसे गोद लेने के लिए 2 लोग आते हैं, जॉन ब्रेयरली और उनकी पत्नी सू ब्रेयरली। दोनों ऑस्ट्रेलिया से आए थे और बच्चे को गोद लेना चाहते थे। उन दोनों ने सारू को अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया। अब कागजी कार्रवाई के बाद सारू कोलकाता से उड़ान भरकर पहली बार ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है। वहां उसे बहुत प्यार मिलता है,
नया कमरा, नए खिलौने, अच्छे कपड़े, स्कूल, सब कुछ। उसके नए माँ बाप ने इस बात का ख्याल रखा था कि वो भारत से आया है, इसलिए उसके कमरे में भारत का नक्शा भी लगा दिया था। सारू के दिमाग में बस कुछ ही तस्वीरें रह गई थी। वो रेलवे स्टेशन, पानी की टंकी, पास वाला छोटा सा टीला और वो तालाब जहां वो अपने भाई के साथ खेला करता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वो छोटा सा बच्चा अब बड़ा हो चुका था, पढ़ाई पूरी की, नौकरी करने लगा और अब वो अंग्रेजी बोलता था, वो भी ऑस्ट्रेलियाई लहजे में। कोलकाता से ऑस्ट्रेलिया आए हुए उसे लगभग 22 साल हो चुके थे। अब साल था 2009। उसी साल एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। सारू के जहन में अचानक बचपन की यादें ताजा होने लगी। वो भूले बिसरे चेहरे, वो तंग गलियां, स्टेशन की आवाजें, सब कुछ जैसे फिर से उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो खुद से पूछने लगा, काश मुझे अपने घर के बारे में कुछ याद होता, काश मैं जान पाता कि मैं कहां से आया था। अब तक उसने कभी भी अपने घर या परिवार के बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। शायद डर था या ये एहसास कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। लेकिन उस रात सारू ने तय किया कि अब मैं अपने घर को ढूंढूंगा, अपने भाइयों को ढूंढूंगा। और यहीं से शुरू होती है उसकी तलाश की असली कहानी। सारू अपने कंप्यूटर के सामने बैठा, गूगल अर्थ खोला और पूरे हिंदुस्तान के ऊपर से अपनी नजरें दौड़ाने लगा। हर नदी, हर स्टेशन, हर गांव को जूम करके देखने लगा कि कहीं कोई पहचान का कोना मिल जाए, कहीं वो स्टेशन दिख जाए। वो ढूंढता रहता है, लेकिन इतने बड़े हिंदुस्तान में एक तरीके से अनजान सी जगह ढूंढना इतना आसान नहीं था। लेकिन इसे एक चीज पता थी कि इसके माँ बाप इसे जहां से लाए थे उस जगह का नाम कोलकाता है। गूगल अर्थ के जरिए यह कोलकाता पहुंचता है और कोलकाता के आसपास के इलाकों की छानबीन शुरू करता है कि शायद वो पानी की टंकी, वो स्टेशन, वो तालाब कहीं दिखाई पड़ जाए। महीनों महीनों वो लगातार गूगल अर्थ के जरिए अपने घर की तलाश में लगा रहता, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसे अचानक एक और चीज याद आती है कि उसके गांव का नाम खंडवा है। अब खंडवा में उसका घर कहाँ पर है, यह कैसे पता चले? वह अपने आप को बार बार रिकॉल करता है और तभी उसे लगता है कि शायद मेरे एरिया का नाम बी से शुरू होता है। लेकिन वह कंफ्यूज है और गूगल में टाइप करता है कि कोलकाता के आसपास बी नाम से कौन कौन सी जगहें हैं। तो नाम आता है भरतपुर, कभी आता है ब्रह्मपुर, कभी आता है बदरपुर, तो कभी बुरईपुर। इसको बहुत कंफ्यूजन हो गया। इन नामों को देखकर वह सोच में पड़ा हुआ था कि इनमें से कौन सा मेरा है, लेकिन फिर भी वो लगातार कोशिश करता रहता है। 3 साल तक लगातार वो गूगल अर्थ से अपना घर, अपने असली माँ बाप को ढूंढता रहता है। लेकिन यह बात उसने अपने माँ बाप को नहीं बताई थी कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैं उन्हें यह बताऊंगा तो उनको बहुत दुख पहुंचेगा। इसी दौरान इसकी गर्लफ्रेंड से इसका ब्रेकअप हो जाता है और इसकी जिंदगी में एक नई लड़की आती है जिसका नाम लीजा था। लीजा के पास उसके घर में तेज इंटरनेट की सारी फैसिलिटी थी और यह उसके घर आया जाया करता था। लीजा के घर जाकर उसके फास्ट इंटरनेट से अपने ऑफिस का काम करता और उसके बाद गूगल अर्थ से लग जाता अपने घर को ढूंढने में। घंटों ढूंढने की कोशिश करता रहता है। 2009 से इसने 3 साल लगातार अपने असली माँ बाप को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन थक हार कर इसने ढूंढना बंद कर दिया था। लेकिन जब लीजा इसकी जिंदगी में आई तब इसने दोबारा से ढूंढना शुरू किया। लेकिन इस बार इसके दिमाग में यह ख्याल आया कि शायद मैं गलत ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि कलकत्ता में तो मैं रहता ही नहीं था। मैं तो वहाँ गलती से पहुँच गया था, मैं तो कहीं और से आया था। इसको याद आया कि शाम को यह जिस ट्रेन में बैठा था और जब इसकी आंख खुली तब तक सुबह हो चुकी थी। इसका मतलब है कि मैं जहां से भी बैठा था और कोलकाता पहुंचा तो वह जो टाइम था वह तकरीबन 10 से 12 घंटे का रहा होगा। उसने अपने आप को पूरी तरह से रिकॉल किया कि मैं 10 से 12 घंटे ट्रेन में रहने के बाद कोलकाता पहुंचा था। अब इसने कोलकाता को सेंटर में रखकर आसपास के इलाकों को चेक करना शुरू किया
जहां से 10 से 12 घंटे में ट्रेन से कोलकाता पहुंचा जा सकता है। अब उसने इन सारी जगहों को गूगल अर्थ से खोजना शुरू किया। हालांकि कोलकाता के आसपास बहुत सारे इलाके हैं, लेकिन उसने गूगल अर्थ के जरिए उन्हें खोजना और समझना शुरू किया। ये कोशिश करता रहा, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसे यह नहीं पता चल पा रहा था कि उसका इलाका कहाँ पर है। 12 घंटे के आसपास कोलकाता के नजदीक जितने भी इलाके थे उसने सब चेक कर लिया, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। सारू को एक आइडिया आया कि क्यों न मैं उस समय ट्रेन की रफ्तार और 10 से 12 घंटे में ट्रेन कितने किलोमीटर जा सकती है, इन सब का कैलकुलेशन करके देखता हूँ। फिर उसने अपने इंडियन दोस्तों की मदद ली जो वहां रहते थे। उसने उन लोगों से पूछा कि 1980 में, यानी सारू जब गायब हुआ था, उस समय ट्रेन की रफ्तार क्या रही होगी। तो उसके दोस्तों ने उसे बताया कि उस समय अराउंड 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलती थी। अब उसने 80 किलोमीटर प्रति घंटे को किलोमीटर में डिवाइड किया मैथमेटिक्स के हिसाब से। 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ट्रेन चल रही है। उस हिसाब से अगर वह घंटों को देखे जो उसने ट्रेन में बिताया था, यानी 10 से 12 घंटे, तो करीब 900 से 1000 किलोमीटर की दूरी बनती है उसके कैलकुलेशन के हिसाब से। तो उसे लगा कि उसका घर कोलकाता से 900 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इसने गूगल अर्थ से इतने किलोमीटर की दूरी के हिसाब से सर्च करना शुरू किया। उसे अभी भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर इसका इलाका कौन सा है, लेकिन सारू ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार कोशिश करता रहा। और एक दिन अचानक गूगल अर्थ से सर्च करते करते उसे एक इलाका नजर आया जिसका नाम था बुरहानपुर। क्योंकि इसके दिमाग में जो शब्द चल रहा था वो बी था और इस इलाके का नाम भी बी से शुरू होता था, यानी बुरहानपुर। सारू थोड़ा चौंका। उसने उस इलाके को क्लिक किया। अब इसने बुरहानपुर पर जूम इन करना शुरू किया और इसने जूम इन करके सबसे पहले बुरहानपुर स्टेशन को क्लिक किया। और जैसे ही रेलवे स्टेशन सारू की स्क्रीन पर आया, इसकी सारी यादें ताजा हो गई। उसे स्टेशन के पास एक तालाब, छोटा सा पहाड़, एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री की पानी की टंकी, इन सब को देखकर उसकी यादें ताजा हो गई। खास तौर से वह पहाड़, क्योंकि सारू उस पहाड़ के टीले पर चढ़कर एक बार गिरा था, जिससे उसके माथे पर चोट लग गई थी और एक निशान बन गया था, और वह निशान कभी गया ही नहीं। अब सारू बुरहानपुर तक पहुंच चुका था और इसकी कलकत्ता से दूरी भी तकरीबन 1000 किलोमीटर की थी, जो इसने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से अनुमान लगाया था। और रेलवे स्टेशन का नक्शा भी सेम वही। अब जब इसने पता किया तो पता लगा कि यह खंडवा में है। अभी बहुत सारे सवालों का हल निकलना बाकी था। बुरहानपुर और खंडवा दोनों इसके सामने थे, लेकिन यह तय नहीं था कि वह बुरहानपुर का है या खंडवा का। अब सारू ने यूट्यूब का सहारा लिया। उसने खंडवा के वीडियो, मैप सब कुछ खंगालना शुरू किया। फिर उसने अपने दोस्तों के जरिए खंडवा के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की और उसने अपने दोस्तों से कहा कि बुरहानपुर और खंडवा में एक जगह है जिसका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन वह नाम शुरू होता है जी से। और जी के आगे उसने प्रोनाउंसिएशन करके बताया कि शायद गुने स्थली है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। आखिरकार उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने खंडवा के लोगों के ग्रुप में मैसेज रिक्वेस्ट भेजी और पूछा कि आप लोगों में से कोई गुने स्थली नाम की जगह को जानता है जो जी से शुरू होता है। अब आया असली टर्निंग पॉइंट। उनमें से एक ने सोशल मीडिया पर उसको रिप्लाई किया कि उस जगह का नाम गुने स्थली नहीं बल्कि उसका नाम गणेश तलाई है। यहाँ तक कि उसने नक्शा भी बताया। उसने बताया कि उस समय वहां पर एक लाइन में हिंदू रहा करते थे और एक लाइन में मुस्लिम रहा करते थे। ज्यादातर खपरेल टीन के घर हुआ करते थे, लेकिन अब 25 साल बाद वहां काफी कुछ बदल चुका है। लेकिन जी से नाम है और उसका नाम गणेश तलाई है। अब इसके बाद उसने गूगल अर्थ के जरिए उस इलाके को जूम करके देखना शुरू किया और अब उसे लगा कि हाँ, ये वही जगह है जहां मैंने अपने 5 साल गुजारे थे। सारू ने फैसला किया कि वह इंडिया जाएगा और अपने परिवार को ढूंढेगा। 10 फरवरी 2012 को सारू ऑस्ट्रेलिया से नई दिल्ली लैंड करता है। उसे गुम हुए 25 साल हो गए थे और उसकी उम्र अब 30 साल की हो चुकी थी। दिल्ली से सारू बाई रोड खंडवा पहुंचता है।
खंडवा पहुंचने के बाद वह जैसे ही बुरहानपुर पहुंचता है, उस स्टेशन को देखकर और स्टेशन की कुछ दूरी पर मौजूद पानी की टंकी और टीले को देखकर उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते जा रहे थे। उसके दिमाग में चल रहा था कि आगे एक टीला है। रास्ता उसके कदम बताते जा रहे थे और वह चला जा रहा था। सामने वही टीला था। थोड़ा और आगे गया और उसने कहा, यहाँ पर एक इंडस्ट्री होती थी। इंडस्ट्री तो अब बंद हो चुकी थी, लेकिन वह पानी की टंकी अब भी मौजूद थी। वह यह सब देखता है और आगे बढ़ता है। उसके कदम खुद ब खुद उसे आगे ले जा रहे थे। अब उसे पता था कि उसका घर कितनी दूरी पर है। अब वो आगे बढ़ता है और उसके सामने एक टीन की छत वाला टूटा फूटा कच्चा मकान होता है। उसके सामने पहुंचकर उसके कदम रुक जाते हैं। वो चुपचाप खड़ा होकर उस घर को देखता जा रहा है, पर घर से कोई नहीं निकलता। लेकिन पड़ोस में एक महिला अपने बच्चों के लिए खड़ी है और वो महिला सारू को देख रही है कि कोई अनजान सा आदमी जो दिखने में विदेशी लग रहा है, घर के सामने चुपचाप खड़ा होकर क्या देख रहा है। आखिरकार वो महिला सारू के पास जाकर पूछती है। अब समस्या यह थी कि सारू को हिंदी नहीं आती थी और महिला को इंग्लिश नहीं आती थी। सारू ने इशारे से बताने की कोशिश की, लेकिन ना तो सारू उसकी बात समझ पा रहा था और ना ही महिला सारू की बात समझ पा रही थी। फिर उस महिला ने किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाया जिसे टूटी फूटी इंग्लिश आती थी। जब वो आदमी आया तो सारू ने पूछा, इस घर के लोग कहाँ गए? और अपनी तरफ इशारा करके कहने लगा, सारू सारू, यानी मैं सारू हूं। सारू नाम सुनते ही वहां मौजूद एक आदमी चौंक गया। फिर सारू ने उसे अपने बचपन की कुछ तस्वीरें दिखाई जो उसके नए माँ बाप ने खींची थी उस समय जब वह 5 साल का ही था। उस आदमी ने वह फोटो देखी और बोला वेट, और चला गया। थोड़ी देर बाद वह आदमी वापस आता है और कहता है, मेरे साथ चलो। वह उसे अपने साथ ले जाता है और कुछ घरों को पार करके एक घर के सामने खड़ा होकर कहता है, ये है तुम्हारा घर। अब सारू घर के अंदर घुसता है तो देखता है कि घर में 3 औरतें खड़ी हैं। अब उस आदमी ने सारू को देखकर कहा कि पहचानो, इनमें से तुम्हारी माँ कौन सी है? सारू ने पहली महिला को देखा और बोला नो। दूसरी महिला को देखा, बोला नो। अब तीसरी महिला की तरफ इसने अभी देखा ही था कि तीसरी महिला आगे बढ़ी और सारू को गले से लगा लिया, यानी सारू की माँ ने सारू को पहचान लिया था और बेटा भी अपनी माँ को पहचान चुका था। अब वह आदमी हैरान था और पूछता है कि यह तो 30 साल का हो चुका है, इसका रहन सहन हुलिया सब कुछ बदल चुका है, आपने इसे कैसे पहचाना? सारू का तो एक बार मान सकते हैं कि इसने बचपन में आपको जैसे देखा था, कुछ ही बदलाव के बाद या अब भी आपको वैसे ही देख रहा होगा, लेकिन आपने इसे कैसे पहचाना कि यह तुम्हारा बेटा है? सारू की माँ ने कहा, एक तो इसका चेहरा, इसकी आंखें, और दूसरा इसके माथे पर यह चोट का निशान जो यह बचपन में टीले के ऊपर से गिरा था और मैंने अपने हाथों से इसमें बैंडेज और मलहम लगाया था। वह निशान कभी गया ही नहीं, वह अब भी मौजूद था सारू के माथे पर। अब माँ बेटे का मिलन हुआ और यह खबर हर तरफ फैल गई। अब मुश्किल यह थी कि सारू हिंदी भूल चुका था और उसके परिवार के लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन भाषा मायने नहीं रखती, सब कुछ भावनाओं, आंसुओं और खुशियों में इजहार हो रहा था। थोड़ी देर बाद इस मुश्किल का भी हल निकल आया, क्योंकि उस मोहल्ले में एक लेडी टीचर रहती थी, शहनाज चिश्ती। उन्हें बुलाया जाता है और माँ बेटे और सबसे बात करवाने में वो एक तरह से ट्रांसलेटर का काम करती हैं। माँ बेटे और सबसे बात होती है। अब माँ सारू को सबसे मिलवाती है, सारू सबसे मिलता है, लेकिन फिर भी उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही होती हैं। और लास्ट में वह पूछता है, गुड्डू भाई कहाँ है? जिसके साथ सारू स्टेशन से गायब हुआ था। गुड्डू का नाम सुनते ही माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब माँ ने जो बताया उसको ट्रांसलेट करके शहनाज चिश्ती ने सारू को बताया कि तुम जब गायब हुए थे उसके 1 महीने बाद गुड्डू की लाश रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में पड़ी मिली थी। माँ ने कहा, उस 1 महीने में मैंने अपने 2 बेटे खो दिए थे, एक तुम जो गायब हो गए थे और दूसरा गुड्डू जिसकी ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी।
यह सुनते ही सारू की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह रोने लगता है क्योंकि गुड्डू सारू को बहुत प्यार करता था और उसके बहुत करीब था। अब अगले 11 दिनों तक सारू अपने परिवार के साथ ही रहता है और इन्हीं 11 दिनों में वह ऑस्ट्रेलिया में अपने माँ बाप को मैसेज भेजता है और उनसे सबसे पहले माफी मांगता है और कहता है कि मैं पिछले 3 सालों से अपने माँ बाप और अपने वजूद को तलाश रहा था और मैं उसमें कामयाब हुआ हूँ और मैं अपने परिवार से मिलने इंडिया आया हूँ। लेकिन मेरे असली माँ बाप तो आप लोग ही हैं क्योंकि आपने मुझे नया जीवन दिया है। हालांकि जन्म इन्होंने दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपके प्यार को भूल जाऊंगा या नहीं आऊंगा। मैं जरूर आऊंगा। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि अब मेरे पास 2 माँ बाप हैं। ऑस्ट्रेलिया से रिप्लाई आता है कि काश इस खुशी की घड़ी में हम भी तुम्हारे साथ होते। अगर तुम बताते तो हम तुम्हारे साथ जरूर चलते और हमें बहुत खुशी है कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप मिल गए हैं। और उन्होंने कहा, कम सुन बेटा, जल्दी आना। सारू अगले 11 दिनों तक अपने परिवार के साथ रहता है और अपनी माँ के लिए नया घर बनवाता है और अपनी माँ से जिद करता है कि मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चलो। लेकिन माँ कहती है, बेटा मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं रह पाऊंगी। खैर, सारू माँ को पैसे देता है, बहुत सारे तोहफे देता है और ढेर सारा प्यार करता है और वादा करता है कि मैं आता रहूंगा। और वह ऑस्ट्रेलिया चला जाता है और हर महीने अपनी माँ के लिए पैसे भेजता रहता है। दोस्तों, सारू की कहानी यही सिखाती है, जिंदगी चाहे कितनी भी दूर ले जाए, अगर दिल में उम्मीद जिंदा है तो किस्मत भी एक दिन घर का रास्ता दिखा देती है।